हेलो फ्रेंड्स, पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज़ के लिए 150 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन है, जिसमें 1603 वर्ड होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देर ना करें, शुरू करते। रेडी स्टार्ट। जल शक्ति अभियान अपने विभिन्न अंगों के माध्यम से वर्तमान स्वास्थ्य संकट से उबरने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस साल कोविड-19 संकट और ग्रामीण क्षेत्रों में भारी श्रम बल की उपलब्धता को देखते हुए आगामी मानसून के मद्देनज़र अभियान के तहत तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस क्रम में ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग, भूमि संसाधन विभाग और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा इस साल आने वाले मानसून के मद्देनज़र सभी राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को संयुक्त परामर्श जारी किया। साथ ही जल संरक्षण व पुनः संग्रहण के लिए की जाने वाली तैयारियों के बारे में अवगत कराया। हमारे देश के लिए ऐसा किया जाना सबसे ज़्यादा अहम है। बीते साल जल शक्ति अभियान का शुभारंभ किया गया था और इसके दायरे में जल संकट से जूझ रहे देश भर के 256 जिले शामिल थे। यह अभियान सभी हितधारकों को जल संरक्षण अभियान के दायरे में लाने के लिए शुरू किया जन आंदोलन है और बीते साल इसका देशव्यापी असर पड़ा था। राज्य सरकारों, केंद्र सरकार, सामाजिक संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं और समुदायों सहित 6.5 करोड़ लोग इस अभियान से जुड़ गए हैं। 75 लाख पारंपरिक और अन्य जल स्रोत तथा तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया और लगभग 1 करोड़ जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन ढांचे तैयार किए गए। प्रतिक्रियाओं के आधार पर इस साल के लिए ज़्यादा व्यापक और ज़्यादा मजबूत रणनीति बनाई गई थी, लेकिन मौजूदा स्वास्थ्य संकट को देखते हुए केंद्र सरकार के अधिकारियों को इन गर्मियों में इस अभियान में नहीं लगाया जाएगा। इस क्रम में सुनिश्चित किया जाएगा कि इस साल मानसून के दौरान वर्षा जल के संरक्षण के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जा सके। इसके साथ ही तैयारियों से संबंधित गतिविधियों को भी पूरा कर लिया गया है। गृह मंत्रालय ने सिंचाई और जल संरक्षण कार्यों को देखते हुए लॉकडाउन के दौरान प्राथमिकता के आधार पर मनरेगा कार्यों, पेयजल तथा स्वच्छता कार्यों को कराए जाने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। केंद्र और राज्य क्षेत्र की योजनाओं में मनरेगा कार्यों के साथ उपयुक्त सामंजस्य के साथ सिंचाई और जल संरक्षण क्षेत्रों को शामिल किए जाने के लिए स्वीकृति दे दी गई है। साथ ही सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी कार्यों को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन, फेस कवर, मास्क के उपयोग और अन्य आवश्यक सावधानियों के साथ कराया जाए। पारंपरिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार, जल स्रोतों से अतिक्रमण हटाए जाने, झीलों और तालाबों से गाद निकालने, प्रवेश निर्गम मार्गों के निर्माण मजबूत बनाना, जल ग्रहण क्षेत्र की मरम्मत जैसे कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जा सकते हैं। इसी प्रकार छोटी नदियों के जीर्णोद्धार के लिए सामुदायिक नदी बेसिन प्रबंधन प्रक्रियाओं की भी शुरुआत की जा सकती है। ऐसी गतिविधियों से ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों का अस्थायित्व सुनिश्चित होगा और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लागू किए जा रहे जल जीवन मिशन को मजबूती मिलेगी। जल जीवन मिशन के लिए स्थानीय समुदायों द्वारा तैयार ग्राम कार्य योजना, इसके अलावा ग्रामीण गतिविधियों के लिए ठोस तंत्र उपलब्ध कराया जाएगा। देश भर में गेहूं की फसल की कटाई लॉकडाउन के बीच तेज गति से जारी है। खरीफ 2020 के दौरान फसल की कटाई एवं मड़ाई से संबंधित SOP का पालन किसानों और श्रमिकों द्वारा किया जा रहा है। भारत सरकार के कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने किसानों एवं खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए राज्यों को मानक परिचालन प्रक्रिया परिचालित कर दी है ताकि इसका कड़ाई से पालन किया जा सके। राज्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में लगभग 98-99%, राजस्थान में 92-95%, उत्तर प्रदेश में
85-88%, हरियाणा में 55-60%, पंजाब में 60-65% और अन्य राज्यों में 87-88% गेहूं की फसल की कटाई हो चुकी है। रबी 2020-21 सीजन में मूल्य समर्थन मूल्य योजना के तहत किसानों से MSP पर दलहन एवं तिलहन की खरीद वर्तमान में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में प्रगति पर है। कोविड-19 की महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है और इसके साथ ही विश्व भर में करोड़ों लोगों की स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां उत्पन्न कर दी हैं। भारत में भी कोरोना वायरस खतरनाक ढंग से फैलता जा रहा है और हमारे देश के लिए भी गंभीर स्वास्थ्य एवं आर्थिक चुनौतियां उत्पन्न कर रहा है। इस आपातकाल के मद्देनज़र सरकार को आवश्यक सहयोग देने के उद्देश्य से उदारतापूर्वक दान करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को स्वेच्छा से अनगिनत अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। संकट की स्थिति चाहे प्राकृतिक हो या कोई और में प्रभावित लोगों की पीड़ा को कम करने और बुनियादी ढांचागत सुविधाओं एवं क्षमताओं को हुए भारी नुकसान में कमी, नियंत्रण करने इत्यादि के लिए त्वरित और सामूहिक कदम उठाना जरूरी हो जाता है। अतः अवसंरचना और संस्थागत क्षमता के पुनर्निर्माण विस्तार के साथ साथ त्वरित आपातकालीन कदम उठाना और समुदाय की प्रभावकारी सुदृढ़ता के लिए क्षमता निर्माण करना आवश्यक है। नई प्रौद्योगिकी और अग्रिम अनुसंधान निष्कर्षों का उपयोग भी इस तरह के ठोस कदमों का एक अविभाज्य हिस्सा बन जाता है। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चिंताजनक हालात जैसी किसी भी प्रकार की आपात स्थिति या संकट से निपटने के प्राथमिक उद्देश्य से एक विशेष राष्ट्रीय कोष बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और इससे प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष के नाम से एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया गया है। प्रधानमंत्री इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और इसके सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यह हमेशा माना है और इसके साथ ही अपने विभिन्न मिशनों में यह बात रेखांकित की है कि किसी भी मुसीबत को कम करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी सबसे प्रभावकारी तरीका है और यह इसका एक और अनूठा उदाहरण है। इस कोष में छोटी छोटी धनराशियां दान के रूप में दी जा सकेंगी। इसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लोग इसमें छोटी छोटी धनराशियों का योगदान करने में सक्षम होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयुष सेक्टर के चिकित्सकों के साथ विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष सेक्टर में राष्ट्र को स्वस्थ रखने की एक लंबी परंपरा रही है और कोविड-19 से निपटने के लिए निरंतर जारी ठोस प्रयासों में इसका विशेष महत्व कई गुना बढ़ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष चिकित्सकों का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है, अतः उनके लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि WHO के दिशा निर्देशों के अनुसार काम करते हुए उन अच्छी प्रथाओं या तौर तरीकों पर अमल करने के संदेश को फैलाने के लिए इस नेटवर्क का उपयोग करें जिन्हें वायरस को फैलने से रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों में अपनाने की नितांत आवश्यकता है। उन्होंने इस कठिन समय में दिमाग को तनाव मुक्त करने और शरीर को सुदृढ़ बनाने हेतु योगा एट होम को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की। प्रधानमंत्री ने यह बात रेखांकित की कि आयुष में इस बीमारी का इलाज होने के अप्रमाणित दावों को परखने और इसकी तथ्य जांच अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आयुष वैज्ञानिकों, ICMR, CSIR और अन्य अनुसंधान संगठनों को साक्ष्य आधारित शोध के लिए निश्चित तौर पर एकजुट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश को इस चुनौती से पार पाने के लिए समस्त स्वास्थ्य कार्यबल का उपयोग करने के लिए अवश्य ही तैयार रहना चाहिए और यदि ज़रूरत पड़े तो सरकार आयुष से जुड़े निजी डॉक्टरों से मदद देने का अनुरोध कर सकती है। प्रधानमंत्री ने यह सुझाव दिया कि आयुष दवा निर्माता अपने संसाधनों का उपयोग सैनिटाइजर जैसी आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में कर सकते हैं जिनकी भारी मांग इन दिनों है। प्रधानमंत्री ने इस महामारी से लड़ने के लिए उनसे जनता तक पहुंचने और निरंतर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए टेलीमेडिसिन के प्लेटफॉर्म का उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने महामारी को फैलने से रोकने के लिए पूरे उत्साह के साथ सामाजिक दूरी बनाए रखने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। आयुष
आयुष चिकित्सकों ने कोविड-19 के खिलाफ देश की लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इन पारंपरिक प्रथाओं या तौर तरीकों के प्रभाव के बारे में चर्चा की। उन्होंने रोग के लक्षणों के अनुसार उपचार के लिए अनुसंधान करने संबंधी अपने प्रयासों का भी उल्लेख किया और इसके साथ ही संकट के इस समय में राष्ट्र की सेवा करने की इच्छा व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व भर में भारत की पारंपरिक दवाओं और चिकित्सा पद्धतियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने जन सेवा के लिए निरंतर प्रयास करने के लिए आयुष चिकित्सकों का धन्यवाद किया और इसके साथ ही कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में इनके द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका पर फिर से प्रकाश डाला। केंद्रीय आयुष मंत्री, कैबिनेट सचिव और आयुष मंत्रालय में सचिव ने भी इस विचार विमर्श में भाग लिया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ग्रीन चैनल में किए गए बदलावों को शामिल करने के उद्देश्य से फॉर्म 1 से जुड़े मार्गदर्शन नोटों में संशोधन किए हैं। ग्रीन चैनल के तहत संशोधित फॉर्म 1 का उपयोग प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 6(2) और संयोजन नियमन के नियमन 5(2) के तहत नोटिस दाखिल करने में किया जाएगा। मार्गदर्शन नोटों में उन व्यापक सूचनाओं और दस्तावेजों के बारे में बताया जाता है जिन्हें फॉर्म के साथ जमा किया जाना है। यही नहीं, इनमें ग्रीन चैनल के लिए पात्रता मानदंड के बारे में स्पष्टीकरण भी रहता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग संबंधित पक्षों या पक्षकारों के लिए मार्गदर्शन नोट जारी करता है ताकि उन्हें CCI में नोटिस इत्यादि दाखिल करने में सुविधा हो सके। स्टॉप। दोस्तों, ये 150 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन थी। आप इसकी प्रैक्टिस करें, ना लिखा जाए इसे 2 बार 3 बार ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।